डॉक्टर एपीएस सर। गुड आफ्टरनून ऑल। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हम इंस्टीट्यूशनल वेबिनार में आपके साथ मौजूद हैं और आज का जो कार्यक्रम है बहुत इंटरेस्टिंग, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें आज के इसके वेबिनार का जो टॉपिक है वो साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी, इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज हम लोग यहाँ इंस्टीट्यूशनल वेबिनार करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं इस टॉपिक के विशेषज्ञ श्री गौरव रावल जी। आप यहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इंदौर में आप यहाँ के विशेषज्ञ ट्रेनर हैं, स्पेशलिस्ट ट्रेनर हैं आप। और आज के इस कार्यक्रम के हमारे मॉडरेटर डॉक्टर श्री श्रीवास्तव जी रहेंगे, जो कि हमारे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। हमारे बीच में संस्था के प्राचार्य डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी भी मौजूद हैं। तो इस कार्यक्रम का आरंभ जैसा कि हम भगवान धन्वंतरी के पूजन से करेंगे, इसके लिए मैं आग्रह करूंगा हमारी छात्रा कुमारी शिवानी चौरसिया को कि भगवान धन्वंतरी की वंदना से इस कार्यक्रम का आरंभ करें। शिवानी। यस सर। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकैर्जरारोगभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनां चं व्योमवातावनिवारिवहनिं पञ्चप्रपञ्चात्मकदेहभाजं सन्तापसम्पातज्वराजरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरेर्द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिशतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। थैंक यू शिवानी। थैंक यू। भगवान धन्वंतरी का स्तवन करने के बाद, वंदन करने के बाद मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इसके कार्यक्रम के विशेषज्ञ, साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट, साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर हमारे बीच में आज मौजूद आज के कार्यक्रम के हमारे विशेषज्ञ श्री गौरव रावल जी, हमारी संस्था के प्रधानाचार्य डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी, संस्था के सभी अधिकारी और कर्मचारी बंधु, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और हमारे फेसबुक पेज गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज के सारे व्यूअर्स, सभी सम्माननीय हमारे फैकल्टीज, सारे विद्यार्थी और आयुर्वेद से जुड़े हुए और इस विषय में रुचि रखने वाले समस्त दर्शकों का मैं अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय के परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं आज का जो विषय है वो साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी पर है। इस कार्यक्रम में मैं अब आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी से, डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन दें। उसके बाद में मैं माइक जो है डॉक्टर श्री श्रीवास्तव जी को हैंड ओवर करूंगा, वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, मॉडरेट करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ इस अवसर पर अपने 2 शब्द। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी? हाँ मैं आज के इंस्टीट्यूशनल वेबिनार में ज्वाइन करने वाले समस्त महाविद्यालय के समस्त फैकल्टीज, मेडिकल ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स और अन्य महाविद्यालय और अन्य इंटरेस्टेड जो फैकल्टीज हैं और इंटरेस्टेड लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, और हमारे विषय विशेषज्ञ श्री रावल जी जो इस विषय पर बहुत इंटरेस्टिंग और इस टाइम जिसकी आवश्यकता है, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आज का वर्ल्ड साइबर वर्ल्ड है। आज हम सब कुछ कम्युनिकेशन एक साइबर के माध्यम से ही कर पा रहे हैं। और कहना चाहिए कि इस कोरोना, मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियर है? हेलो, आ रही है सर? हाँ हाँ। तो
साइबर के कोरोना वर्ल्ड के जमाने में हम एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए किसी एक इंस्ट्रूमेंट या साइबर का ही माध्यम चुनते हैं। जैसा कि आज कार्यक्रम शुरू करते हुए हमारे डॉक्टर चौहान ने कहा कि हम शुरू में भगवान धन्वंतरी का स्मरण करेंगे, स्तवन करेंगे। ये एक प्रोटोकॉल है। उसी प्रोटोकॉल के अनुसार हम अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं, इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करते हैं, तो हमारे आगे के ऑपरेशंस स्किल्ड होंगे। उसी प्रकार से हम सभी को ये जानना आवश्यक है और हमारे संस्था के ऑर्गेनाइजर्स और डॉक्टर शिरीष श्रीवास्तव और सभी फैकल्टीज ने ये सोचकर टॉपिक रखा है और रावल जी ने हमें समय दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपेक्षा करूंगा कि जितने अधिक से अधिक लोग इस विषय में और इसकी टेक्निकलिटीज को जान पाएंगे, उसी प्रकार से हम उसको ऑपरेट कर पाएंगे, सुरक्षित तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे। क्योंकि आजकल जो कुछ भी ट्रांजेक्शन्स होना है, जो कुछ भी ऑपरेशंस होना है, वो आपके साइबर के माध्यम से ही होना है। धन्यवाद। मैं सभी को इस विषय के अंतर्गत रुचि से ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रावल जी और सभी फैकल्टीज को। मैं डॉक्टर एपीएस चौहान से कहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं डॉक्टर श्री श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के हमारे कार्यक्रम के विशेषज्ञ श्री गौरव रावल जी को हम सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। डॉक्टर श्री जी, thank you so much, Dr. APS Chauhan sir. It is my pleasure and privilege to introduce today's guest speaker, Mr. Gaurav Rawalji. But before giving his introduction, I would like to tell all the viewers why this topic is very crucial and contemporary. Because on regular basis, we are getting news regarding cybercrime like credit and debit card frauds, social media, blackmailing, identity theft, account hacking, unwanted advertisement, copyright infringement, cyber extortion, cyber terrorism. These are very common. Apart from that, there can be incidences like spreading hate and disreputation on social media, pornography. Only in today's newspaper front page, we have a news regarding this. And there can be spam mail irritations, and there are attempts to obtain your email ID and password, etc. Plus, now we are all using the e-learning and meeting platform. So we have to be careful here also. And here I must mention that student in particular who are more inclined to WhatsApp, Facebook, Twitter, and to say Instagram, where they share bright and best moment of their lives, but forget few important cautions. So here we may get cheated and need to be cautious again. There is another aspect of today's topic where possibly we are committing some mistakes, not intentionally, either innocently or adventurously over and over again. That also comes in cyber offense. So how we shall remain careful and protected, we will going to learn this also. And so these are the area we will going to learn about. And today our guest presenter, Mr. Gaurav Rawal, is perfect person to speak on this issue and queries. And today we will take full advantage of his presence. Now, Mr. Gaurav Rawal is a polymath personality in the field of IT and cyber education. Has done MSc Information Technology, MCA, MBA, and PGDCA. He is very dynamic, effective, and very easy in his field. I am saying very easy means he's comprehensive person in his field. And he is consultant to Indore Police and regularly take classes on cyber law, safety, and security in PRTS, Police Radio Training School, and PTS Police Training School. For additional SP to sub-inspector. He has solved several complicated cyber-related crimes for Indore Police and has more than 13 years of experience as academician and as corporate and IT consultant. He is also HOD in the Department of Computer Science at St. Paul College of Professional Studies, Indore, and he has credit of presenting several research papers
both on cyber safety, both nationally and internationally. So dear all the viewers, please listen him carefully and we will ask the question also. Now I heartily welcome and invite Mr. Gaurav Rawal to deliver his lecture on cyber safety and security and handed over the proceedings to Mr. Gaurav ji. Please, thank you so much. So am I audible to all of you? Yes, sir. Yes. So first and all, very good evening to all of you. And I'm thankful for that Ashtanga Ayurvedic College and the management, principal sir, head of the department, HOD sir, and Shirish sir also, who shown faith on me and then they give me a privilege and chance. It is my privilege to be here with you people to share a bit knowledge which we gain during this last 6-7 years in associate with two police training institute and then Indore police also. And it was a learning process for me also, though let us say we can spend more than 16-17 years in the field of IT and academics. So, but this is a very new thing. हाँ 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 वो नहीं चाहिए वो इससे झगड़ा करना पड़ेगा इसको So this is the right time to have this kind of sessions. Why so? Because after post-COVID situation, it is now must. Earlier it was we have been conducting this kind of workshop and seminars and sessions in various educational institutions and then in the few groups like Rotarian clubs also and other institutes, organizations also, few women's liberation organization also. Before that also since last 6-7 years and but this is the right time and this is the hardcore need of the time. Why so? Because as we increase our presence in this cyber world and this virtual world, the all cyber criminal also become proactive and they are also finding new ways to cheat the people us like us. And as the law enforcement agency caught one way to cheat it, they invented another way. Then we reached to that way. Then they invented a new way. So they are one step ahead, or we can say they are basically this is their business to innovate and renovate their ideas and techniques to cheat people. So earlier we were doing this kind of workshop to only aware people about the cyber awareness and what is cyber crime. But now we are conducting this kind of programs to make people more proactive. So we are not coming here to make a fear in you and then more and more fear about that IT and then its emerging trends. We are here to make you people enable. Okay, one thing is that how we can protect ourselves. Second thing is if somehow we indulge ourselves and we find that we made an accident and we got cheated by someone through a cyber device or something, what would be the course of action? What would be the steps we have to follow to overcome this damage? So if you would permit me that I would like to share some PPT, I bring some PPTs. So as I think I can have that screen share option here. Yeah. So You can. Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay, fine. So now we will start that presentation. So today is our topic. We know that cyber safety and security. Before that, I would like to discuss with you people what is cyber and cyber crime. So we start with these things. See, human networking and human life never like this before. Now, even that FBI also reported there are 300% increasing of the use of internet worldwide, 300%. And India is also part of that world universe. So we are also shifted from 35 to 40%. Now we are 75%. We increase our presence in online or virtual presence. So now we have to, this is the hardcore need of the time. That we supposed to take some proactive measures by which we can protect ourselves, make them other also safe. So let us start with this. Now this cyber crime is now become not only a one dimension or one national problem or issues. It is a multinational and multidimensional problem because the world is also, because when we heard a reporting from world and other agencies also, so even that during the COVID situation also and after the post-COVID situation also, there are
200% increment of that cyber crime worldwide. And India is also not affected, remain not affected with that. So we will start with that. So now what is going on, because I am working with the law enforcement agencies since last 4 or 5 years, and I got chance to also assist them or make myself more active and then more close to the cases, what is happening and what is they are investigating. So I would like to correct Shirish sir that I have not at all solved any single cases by myself. I am assisting a few of the officials because I am not a police. I am the people like you. I am academician and we can say IT professional. But yeah, I got chance to assist in few cases and it is my privilege. So we worked. So out of this experience, what we got now, the conventional crime is already stopped. अब ट्रेडिशनल क्राइम होना लगभग बंद हो गया. आप very few news you may be heard from newspaper, in the print media also, electronic media also, that somebody is robbed someone, somebody is chain snatching or something like a few incidents after the post COVID. But nowadays all the crime is converting into conventional crime, converted to the sophisticated crime, because there's a lots of money involved. Instead of making a gang of 5 people, I may say that you only recruit, you may recruit one person and give 200 numbers to them or him or her and ask him or her to that make a fake call with a fake ID or fake SIM. बोल चाय वाय पिला दो. If one person is चाय नमकीन also नहीं ये तो चल रहा है ना, correct चलने दो. at least 4 or 2 people a day with the cheat of 2,000 rupees, 6,000 rupees per day, you can imagine of what is the revenue will be generated after 30 days. So it would be 1,80,000, and how much you have to pay to this that fellow or that person who is doing for fake call for you, only 6,000 rupees per month. So low investment, high output. So return on the investment ROI is more. That is why people are more and more indulging in this kind of business, whether they are literate or not, whether they are techno sound or technicate or not. But this is the easy way to make money. They find somehow, and they are making got benefited with the few loophole of the technology. So and they are using the software with a different manner and different genre. So the same software which will be helpful for us, now it become a curse for us. So what is, so these are the crime nowadays very commonly committed by the people: financial fraud, cyber pornography, sale of illegal articles, violation of the Copyright Act, then online gambling, intellectual property crime, then email spoofing, and then cyber defaming to make the one reputation damage. So what is cyber crime actually? So see, since last 2000 तक तो हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी पता नहीं था कि इस तरह से भी कोई क्राइम हो सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. तो हमने सबसे पहले जब हमने एक्ट बनाया जो इंडियन गवर्नमेंट ने IT एक्ट 2000, तब तक सिर्फ ये समझा जाता था कि साइबर क्राइम वो है जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे हो सकता है या उसके द्वारा किया जाता है. जल्दी हमारी ये धारणा दूर हो गई और ये रूमर्स cleared from the people's mind of the law enforcement agencies. तब ये समझा जाता था कि सिर्फ कंप्यूटर से क्राइम हो सकता है, वही साइबर क्राइम है. तो उस टाइम जो डेफिनेशन बनी साइबर क्राइम की वो थी एनी क्राइम कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर इज कंसिडर इज नोन एज साइबर क्राइम. बट जल्दी जैसे हमारे संविधान में भी काफी उसमें परिवर्तन, हमने अनुच्छेद जो हमारे अंडर सेक्शन से है जो हमारे उसमें हमने अमेंडमेंट किए, वैसे IT एक्ट में भी हमको जल्दी 2008 में अमेंडमेंट करना पड़ा with the help of various IT professionals. और जब जिस तरह के केसेस सामने आए तो उसको हैंडल करने के लिए हमको उस तरह के फिर लॉ बनाने पड़े. तो हमको पता चला कि ऐसे भी कोई क्राइम हो सकता है, ये भी इस क्राइम की कैटेगरी में आएगा. तो फिर हमने उसको एक नई डेफिनेशन दी. इन 2008 हमने IT एक्ट को अमेंड किया. तो अब जो भी हम एक्ट जो हम अप्लाई हो रहा है हमारे वहाँ वो हो रहा है IT एक्ट 2008 अमेंडमेंट. सो उसके अनुसार जो साइबर क्राइम की जो डेफिनेशन है वो है एनी क्राइम कमिटेड यूजिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. अब कंप्यूटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने ले ली. अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब समझिए, इट इज नॉट लाइक दैट द लैम्प व्हिच इज सिचुएटेड in front of me, this is also electronic device, a device which have a integrated chip
or the chip is also having or comprises with one computer program, one code, and naturally the code will be manipulated by anyone through a wired connection or wireless connection. So इस तरह के जो भी डिवाइस हैं जिनमें कोई चिप लगी है और चिप में कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, जैसे आपकी फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेमी ऑटोमेटेड, fully automated washing machine, microwave oven, your digital door locks, they may be hacked by wired or wireless connection. The security, other security locks which is governed and operated by the electronic device, वो भी अगर उसके थ्रू क्राइम होता वो भी साइबर क्राइम कहलाएगा. Your smart TV, अगर आपके पास nowadays it is very common, we have a smart TV which is having a wireless connection. तो वायरलेस वाईफाई कनेक्शन है, उसके थ्रू उस टीवी को हैक किया जा सकता है और उसके अंदर अगर कोई कैमरा है उसको भी हैक किया जा सकता है और आपके पूरा विजन, दे मे यूज योर टीवी जस्ट लाइक ए सीसीटीवी कैमरा एंड दे मे रिमोट प्लेसेस फार अवे फ्रॉम योर प्लेस, 100-200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर आपके घर में क्या हलचल हो रही है वो नोटिस की जा सकती है. सो प्लीज बी अवेयर. So with the help of this definition we can say any crime committed using electronic device or with the help of the functionality of electronic device. अब दो तरह से होता है ये, either your system supposed to be considered as a target, उसको ही टारगेट किया जाता है सीधे, या your device would be considered as a tool, मतलब आपके डिवाइस को टूल बना के किसी और को चीट किया जाता है. सो दो तरह से क्राइम हो सकता है. वैसे इनकी 4 कैटेगरी, हमने 3 कैटेगरी है जो एज पर द IT एक्ट हमारे पास. there are 3 types or classification of cyber crime is that cyber crime against individual, cyber crime against society, किसी कम्युनिटी किसी कास्ट के थ्रू विरुद्ध हो सकता है, साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन और नेशन. सो ये दो जो नीचे के जो कैटेगरी हैं, वी विल नॉट एबल टू डिस्कस दिस इन दिस स्पिरिटेड टाइम. वी विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दिस द साइबर क्राइम अगेंस्ट द इंडिविजुअल, व्यक्ति और व्यक्तियों के साथ होने वाले साइबर अपराध. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब ऑनलाइन अटैक्स जो अभी पोस्ट कोविड सिचुएशन में अभी क्या ज़्यादा हो रहे हैं, वैसे देयर आर लॉट्स ऑफ साइबर क्राइम, मैं आपको लिस्ट दिखा सकता हूँ, मोर देन 20, 30, 35. बट व्हाट इज गोइंग ऑन स्पेशली इन दिस आफ्टर पोस्ट कोविड सिचुएशन? So these are the 4 type of crime which is reported by various law enforcement agencies, whether it is state cyber cell or crime branch or any other police station. So one is malware attack, one is ransomware, botnet attack, and keylogger attack also. So we will quick complete this, and then I would like to have more questions and queries. So it would be more better what you expected from me. See, I am coming here with the 40-45 minutes, but I wish that you have more queries, so I may try to solve those queries instead of that what I am coming or bringing with me to present you. So I am just quick taking what is malware. Malware is it is a combination of 2 words. One is malicious and one is software. So the amalgam of 2 words, malicious software equals to malware. So malicious means हिंदी में we can say that कलुषित software, जिसको हम बोल सकते हैं. कलुषित software means the software which is having the ill intentions, means जिस पे ऐसा इंटेंशन हो कि जिसकी वजह से लोगों को चीट करने के लिए बनाया हो. उसके लिए IT एक्ट की हमारी अंडर सेक्शन है, सेक्शन 66 एंड 66A. इसके थ्रू यहाँ पर अपराध कायम होता है और यहाँ पे ऑफेंस बनेगा अगर कोई इस तरह का मालवेयर किसी के सिस्टम में प्रवेश करता या कराता है. तो हमारा IT एक्ट बोलता है कि ऐसे व्यक्ति को अंडर सेक्शन 66 और 66F के अंडर उस पर ऑफेंस बनेगा. अब ये कैसे होता है, मालवेयर बनाना कैसे या कैसे भेजे जाते हैं? तो नेचुरली जो मोस्ट कॉमन विजिटेड प्लेसेस हैं, भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे कोई वायरस किसी सिटी में फैलाना है, व्हाट आई सपोज टू डू, व्हाट आई विल डू, मैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मास गैदरिंग होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहीं पर जाकर इसको फैलाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हों और उससे प्रभावित हों. तो द मोस्ट कॉमन विजिटेड साइट्स आर सॉन्ग्स की कोई साइट है, एक हमारे पास songs.pk, अगर आपने नोटिस किया. ठीक, कभी आपने ये सोचा नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ songs.pk? ये pk जो एक्सटेंशन है, डोमेन है, दिस इज फॉर पाकिस्तान.
सो आपको क्या लगता है कि जब हमारे यहाँ के जितने आर्टिस्ट हैं, दे आर नॉट इवन परमिटेड टू गो ओवर देयर एंड परफॉर्म वेल, सो after the performance or before the performance they are not supposed to go over there in Pakistan. जब इतना हमारा उनका एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग या रेपुटेशन नहीं है या अच्छे संबंध नहीं है, ये देश हमारे लिए, हमारे हिंदी गानों के लिए कोई वेबसाइट लॉन्च करेगा songs.pk, और क्यों ये फ्री में परमिशन देगा पूरे लोगों को कि इंडियन सॉन्ग्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते? तो देयर इज समथिंग मिजरी, समथिंग फिशी। ये लोगों को समझना चाहिए कि इन तरह की साइट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा वायरस या मालवेयर डाले जाते हैं ताकि सॉन्ग के बहाने यंगस्टर हैं या जो आप लोग हैं कोई ओल्ड मेलोडी सुनने के लिए इन साइट्स पे जाएं, डाउनलोड करें और उसके साथ कोई अटैचमेंट में एक मालवेयर सॉफ्टवेयर अपने डिवाइस में इसमें डाउनलोड कर लें, और वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो उसके अभी हम टाइप हम देखेंगे मालवेयर के। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मालवेयर। अगर हम बात करें तो एक हमारे पास एक्सप्लॉइटेड ये किट एक होता है मालवेयर। ये क्या करता है, ये आपके डिवाइस में जितने सॉफ्टवेयर डले हैं उनकी वनरेबिलिटी, मतलब उनकी जो कमजोरियां हैं उनको पकड़ के उनको अफेक्ट करता है। दूसरा हमारे पास होता है वायरस, हमको पता ही है। वॉर्म्स होते हैं, ये ऑटोमेटिकली फैलते जाते हैं, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट होते जाते हैं। देन एडवेयर, ट्रोजन जो होता है ये छुपा हुआ रहता है बहुत टाइम तक, तो अफेक्ट नहीं करता है। देन जब अटैक करता है तो आपका पूरा डेटा सीज कर देता है। देन रूट किट, ये डीप हाइड्स डीप इन द पीसी, आपके पीसी में इतना छुपा रहता है आपको पता नहीं होता, आप उसको ढूंढ नहीं सकते कहाँ इंस्टॉल्ड है। देन स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, ब्लेंडेड थ्रेट, एक मल्टीपल मालवेयर होता है जो बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस पे अटैक करता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब भी आप कोई अनसॉलिसिटेड मेल या अनसॉलिसिटेड कोई लिंक आपको आती है, अनचाही लिंक, अनचाही मेल जो आपने नहीं बुलाई है या रिलायबल सोर्स से आती है या अननोन सोर्स से आती है जिसको आप नहीं जानते, जिस व्यक्ति को उसने आपको मेल किया है और वो आपसे बोल रहे हैं कि प्लीज डाउनलोड दिस फाइल, और अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं देन यू विल बी इन ट्रबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल्दी से मालवेयर प्रिवेंशन। अब मैं यहाँ पर ये नहीं आया हूँ कि मालवेयर क्या होता है और ये कैसे है, हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हाउ वी कैन डू समथिंग अगेंस्ट दिस। तो कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, तो हम जल्दी जल्दी देखते हैं। मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग ए गुड एंटीवायरस। सी वी हैव टू मेक अ सेफ मेंटालिटी। अभी तक हमारे में क्या है कि हमारे पास एक सेफ्टी माइंडसेट नहीं है। वी आर कैपेबल ऑफ टू परचेज 30,000 कंप्यूटर और लैपटॉप ऑफ 70,000, लेकिन हम 300 रुपए का एंटीवायरस डलाने की मेंटालिटी नहीं है हमारे। हम 25,000 का मोबाइल खरीदते हैं, 20,000 का मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन हम 150 या 200 रुपए का एंटीवायरस हमारे मोबाइल में नहीं डलाते। अभी तक तो ये चलता था पोस्ट प्री कोविड सिचुएशन में, तो क्योंकि हमारा मोबाइल से इंटरनेट 30 या 20% यूज करते थे ओनली फॉर मेल और ओनली फॉर व्हाट्सएप, और डेस्कटॉप और लैपटॉप ज्यादा यूज करते थे। बट आफ्टर पोस्ट कोविड सिचुएशन ये इससे रिवर्स हो गया है, जो पैराडिग्मा शिफ्ट हुआ है। देन वी आर मोर यूजिंग और मोर ओवर टुवर्ड्स आवर हैंडहेल्ड डिवाइसेस। हमारे मोबाइल डिवाइसेस की तरफ ज्यादा यूज कर रहे हैं हम, और डेस्कटॉप लैपटॉप वेरी लेस वी आर यूजिंग। सो 70% यूज मोबाइल पे हो गया है, अगर चाहे वो पेमेंट हो, चाहे ग्रोसरी, चाहे मोबाइल बिल हो, चाहे इलेक्ट्रिक बिल हो, चाहे कोई अदर फैसिलिटी हो, या कोई ऑनलाइन मीटिंग हो, या ऑनलाइन चैटिंग हो, या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। तो अब हमारी जवाबदारी और बढ़ गई है कि जितने का हमारा मोबाइल है एटलीस्ट उसका 10%, अगर 10,000 का मोबाइल है तो एटलीस्ट 100-150 रुपए का एंटीवायरस तो उसमें होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम। मैं बोलूँगा अच्छा एंटीवायरस रखें ताकि आपकी सारी ऐप, क्योंकि जब हम वर्चुअली इनेबल्ड हैं, ऑनलाइन इनेबल्ड हैं, तो एनीवन कैन क्रैक आवर सिक्योरिटी ऑफ आवर डिवाइस। और जब जैसे ही वो हमारे कमरे में घुसेगा, सपोज आपके पास एक पर्स है, आपके पास अपने डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, लाइसेंस है, पेटीएम है, आपका एटीएम है, आपका पैन कार्ड है, ये सारा आपने संभाल के रख दिया है अपनी कार में और कार को लॉक कर दिया। अब कार का लॉक बिल्कुल लोकल है, तो अब इफ वन पर्सन इज एबल टू क्रैक योर डोर लॉक ऑफ योर कार, तो बस उसको एक गेट का दरवाजा खोलना, बाकी चीजें तो फ्री पड़ी अंदर, सारी चीज को मैनिपुलेट किया जा सकता है, चुराया जा सकता है, स्टील किया जा सकता है। सो सेम केस विद योर हैंडहेल्ड डिवाइस। आपके मोबाइल में अगर एंटीवायरस नहीं है तो एनीवन कैन क्रैक योर पैटर्न लॉक, एनीवन कैन क्रैक योर पिन लॉक,
विच इज अवेलेबल विथ योर फोन, जो बेसिक आप 3-4 डिजिट का डालते हैं। तो एंटीवायरस रखेंगे तो बाकी सारी ऐप जितनी आप यूज कर रहे हैं वो भी सेफ होंगी। प्लीज यूज इट। देन गेट ईमेल सेव। एक टेंडेंसी बनाई है कि अननोन रिसोर्स से, अननोन सोर्स से कोई ईमेल आई है तो हमको उसको खोलना भी नहीं है। इनफैक्ट वो बोले कितना ही बोले कि प्लीज डाउनलोड फ्री कोर्स, है ना, हार्वर्ड से कोई मेल आ रही है आपको, या कहीं और आईआईटी मुंबई कोई कोर्स चला रहा है या कोई। सो इफ यू विल यूज देन, सो नेक्स्ट, बी अवेयर ऑफ फेक टेक्निकल सपोर्ट। अभी ये क्या किया है, जितने साइबर क्रिमिनल्स हैं जो हम अभी केस देख रहे हैं, ज्यादातर रिपोर्ट हो रहे हैं आफ्टर द पोस्ट कोविड सिचुएशन, दे registered their, all the criminals, cyber criminals registered their fake number on the Google on the name of the reputed companies, technical support or customer care or their helpline numbers। उनके नाम से इन्होंने अपने नंबर सेव कर रखे हैं। और हमारे पास केस कैसे आ रहे हैं कि वन लेडी कॉल्ड फॉर ए ग्रॉसरी, कि उसने कोई ग्रॉसरी मंगाई थी, लेटेस्ट से इंदौर का ही केस है, डीमार्ट से। तो उन्होंने फोन लगाया कि डीमार्ट को कि हमको ये सब सामान चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है आ जाएगा। आफ्टर 2 days her neighbor got the parcel but she could not get the parcel, and what she did, she called, she just searched the number of DMart on Google and then randomly she called on that number. The number was off, nobody replied, and after 5 minutes she got a call on her mobile that you called us. So she asked, are you calling from DMart? And the person was telling, yes, I am calling from DMart. Yes, madam, may I help you? उन्होंने बोला कि I ordered a few grocery items and my neighbor got the parcel, and with the same time we placed the order, but she got her order but I could not get my order. So हमारा पार्सल कब आएगा? उन्होंने बोला कि मैडम एक काम करिए, I'll help you out। हमारा एक ऐप है, तो मैं आपको मोबाइल पे गाइड करते जाता हूँ, वो ऐप आप डाउनलोड कर देगा, एंड देन यू योरसेल्फ विल बी एबल टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ योर पार्सल। सो व्हाट शी डिड, शी ओबे द फेलो, द पर्सन, जैसा बोलते गया वैसे वैसे उन्होंने डाउनलोड कर लिया। दैट सॉफ्टवेयर वाज नथिंग, इट सॉफ्टवेयर वाज रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर। देखिए 3-4 सॉफ्टवेयर भी बहुत चल रहे हैं। क्विक एक्सेस नाम का एक सॉफ्टवेयर है, एक एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर है, एक टीम व्यूअर नाम का सॉफ्टवेयर है। सो ये जो सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट मलिशियस। ये सॉफ्टवेयर किस लिए बनाए गए थे? बड़ी बड़ी कंपनीज, इफ दे विश टू डू गिव सम टेक्निकल सपोर्ट टू देयर क्लाइंट। बेंगलोर की कंपनी से मैंने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है 25 लाख रुपए का, और मैंने अपने कंप्यूटर में डाला है, अपनी कंपनी में, अपने कॉर्पोरेट में, ऑर्गेनाइजेशन में। एंड इफ वी आर फाइंडिंग सम डिफिकल्टी, तो बेंगलुरु से तो कोई पर्सन आएगा नहीं सुधारने, तो वो क्या बोलते हैं कि ये एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर है, आप इसको एप्लीकेशन करके एक नंबर आएगा वो बता दीजिए, देन योर मशीन विल बी रिमोटली एक्सेस्ड बाय देम। तो वो सॉफ्टवेयर था वरदान, कि भाई वहीं बैठे बैठे वहां का इंजीनियर आपके कंप्यूटर को ठीक कर देता था, या वो जो एरर आ रही वो दूर कर देता था उस सॉफ्टवेयर में। बट नाउ दिस क्रिमिनल्स आर यूजिंग दैट वरदान एज ए कर्स, इसको श्राप की तरह यूज कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट। तो उस लेडी ने जैसे ही ये बताया, इंस्टॉल किया सॉफ्टवेयर, उसका मोबाइल की मिररिंग हो गई, मतलब वो पर्सन वहीं से वो पूरा मोबाइल ऑपरेट कर पाया, और उसने 20-20 हजार करके 3 बार में 60,000 रुपए निकाल लिए। एंड दैट लेडी वाज आल्सो वर्किंग इन ए कॉर्पोरेट एंड शी वाज आल्सो लिटरेट वन। देन समहाउ शी गॉट माय नंबर एंड उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर हमने कंप्लेन कराई। द सेम केस विद वन गर्ल हु इज लिविंग इन द जबलपुर। उन्होंने फर्स्ट लॉकडाउन पीरियड में शी वाज कॉलिंग फॉर वन वेटरनरी डॉक्टर and she searched the number on the Google, and that fellow picked the phone and then they said, yes madam, may I help you? उन्होंने बोला कि मेरे जो भी उनका पालतू पेट था उसकी तबीयत खराब है, तो उन्होंने बोला कि एक 10 रुपए का फॉर्म है, आप भर दीजिए, एंड देन वी विल बी सेंड समवन। तो 1.5 आवर में कंसल्टेंट आपके वहाँ आ जाएगा और देख के चले जाएगा उसको। तो उन्होंने बोला फीस, बोले वो जब आप घर आएंगे तभी देना, अभी सिर्फ फॉर्म भर दीजिए। दैट फॉर्म वाज नथिंग, इट वाज ए link attached with a malware।
तो जैसे ही इन्होंने फॉर्म सबमिट करा, इनका पूरा मोबाइल हैक हो गया। इस लड़की का, उसने भी ऐसे ही किया, 20-20 हजार करके 80,000 उनके अकाउंट में से निकाल लिया। सो we have to very careful about this kind of fake technical support, especially on Google कोई देवता नहीं है, it's a financial platform। आप भी आपका नंबर या मैं खुद अपना नंबर गूगल पर रजिस्टर्ड करा सकता हूँ, ऑफिशियल नंबर ऑफ अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज। गूगल मुझसे नहीं पूछने वाला है कि आप अपना एफिलिएशन बताइए कॉलेज का या दिल्ली की परमिशन बताइए, दे विल नॉट आस्क। सो इट इज वेरी इजी नाउअडेज। तो इन क्रिमिनलों ने इस तरह से किया, आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट, कीप इंटरनेट एक्टिविटी रेलेवेंट। जब तक जरूरत ना हो नेट पे ना जाएं, सिर्फ शौकिया तौर पे ऐसे ही सर्फिंग ना करें। देन लॉग आउट एट द ईच डे। अभी क्या होता है, जब हम हैंडहेल्ड डिवाइस यूज करते हैं आप और मैं, तो मेरा भी फेसबुक लॉगिन है यहाँ पर, मेरा जीमेल भी लॉगिन है, मेरा लिंक्डइन अकाउंट भी लॉगिन है। तो हम क्या करते हैं कि जब तक देखते हैं उसको फिर बंद करते हैं। लॉग आउट तो कभी करते ही नहीं, स्पेशली मोबाइल में, लैपटॉप्स में। तो हमको लगता है कि बार बार कौन पासवर्ड डालेगा। 4 अकाउंट है मेरे पास एक इंस्टा है, मेरे पास एक फेसबुक है, मेरे पास एक जीमेल है और एक लिंक्डइन है। These 4 accounts I am having with the same name, गौरव रावल ऑफिशियल। तो मैं सोचता हूँ 4 बार, और चारों के पासवर्ड भी मुझे अलग रखना है, तो मैं 4 बार क्यों एफर्ट्स करूँ। ये सोच के अगर मैं उनको लॉगिन ही रखता हूँ, इफ वन फाइन डे माई मोबाइल विल बी हैक्ड बाय समवन, वो चारों डिवाइस में जाकर चारों अकाउंट को की चाबी भी मिल गई उनके पास, क्योंकि उसके तो मैंने ताले लगाए नहीं, वो तो लॉक किया ही नहीं मैंने वाली ऐप। तो मैंने तो सिर्फ इस पर पैटर्न लॉक लगा रखा है या सिर्फ पिन डाल रखा है जो मेरे डिवाइस में। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जब भी जिस अकाउंट में जाएं उसको लॉग ऑफ भी करें। नेक्स्ट, अप योर पासवर्ड स्टैंडर्ड्स। देखिए, अब पासवर्ड के लिए भी मैं थोड़ा सा आपका रूमर ब्रेक करता हूँ। इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर यूजिंग ओनली अल्फाबेटिकल पासवर्ड, तो ये पासवर्ड 4 से 5 घंटे में तोड़ा जा सकता है अगर सिर्फ उसमें अक्षर है, वर्ण है। If you are using alphabet plus numeric उसमें अक्षर भी हैं, 1/37 और A/37 समथिंग लाइक दैट, तो अल्फाबेट भी है, ये भी 8 से 10 घंटों में क्रैक किया जा सकता है। इफ यू आर यूजिंग सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद द मिनिमम 8 डिजिट, विथ अल्फा न्यूमेरिक, विथ अपर केस, लोअर केस, विथ स्पेशल कैरेक्टर like colon, semicolon, right slash, backslash, angle bracket, curly bracket, %, underscore, hyphen, ये सब भी अगर आप लगाते हैं, ये पासवर्ड भी 30 दिनों के अंदर तोड़ा जा सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक, दिस पासवर्ड इज नॉट क्रैक्ड बाय द पीपल लाइक यू एंड मी, दिस इज द सॉफ्टवेयर वर्किंग। आजकल सॉफ्टवेयर आ गए पेड वर्जन, वो सॉफ्टवेयर lakhs and crores of permutation combination apply to crack your software, your password. So 30 दिन के अंदर वो कितना भी strong password है तोड़ा जा सकता है। What it means? It means is every 30 days you have to change your password, all password, whether it is Facebook, whether it is Gmail, whether it is Instagram, whether it is LinkedIn, whether it is any other account. तो आपको ये सारे अकाउंट हर 30 दिन में एक स्लाइड सा चेंज करना है, पर करना पड़ेगा। भले एक अल्फाबेट आगे पीछे कर लो, लास्ट में अगर आप न्यूमेरिक कुछ करते हैं तो उसको बढ़ाते चलो 1 से लेके 12 तक। आई वुड प्रेफर कि आप एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में ही 12 पासवर्ड बना के रख लो एक डायरी में। आपको ये करना है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ये पासवर्ड बदल देना। और आपको पासवर्ड ऐसा भी नहीं करना है कि कई लोग ऐसा करते हैं कि इस महीने का ये पासवर्ड, अगले महीने का नया, फिर 3rd मंथ में वापस फर्स्ट वाला रिपीट। नो, नेवर रिपीट योर पास्ट 2 पासवर्ड। पिछले 2 पासवर्ड आपको आगे रिपीट नहीं करना, नहीं तो वो सॉफ्टवेयर वो भी पकड़ लेता है। तो आपको हर महीने नए पासवर्ड डालना है। प्लीज मेक श्योर कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहे। देन ओनली एक्सेस सिक्योर साइट। अब ये कैसा होता है सिक्योर साइट? देखिए, कोई भी वेबसाइट जब आप खोलते हो, भारत सरकार इनको एक प्रमाणन करने के लिए एक सर्टिफिकेट देता है, इसको हम बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। तो सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट जब मिलता है किसी वेबसाइट को, उसके बाद ही उस वेबसाइट के आगे HTTP के बाद S लगता है। S is stand for that website has already got secure socket layer certificate। SSL सर्टिफिकेट है इस वेबसाइट के पास।
So this website supposed to be or claim more safe as compared to, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ SSL होने से वो बिल्कुल सेफ हो गई, there is chance that ये भी क्रैक की जा सकती, लेकिन अमूमन नॉर्मल कोर्स में अगर किसी वेबसाइट पे www.http मतलब वो 90% कोर्स में का कोई पासवर्ड है, तभी आप इसको क्या करें, उस वेबसाइट पे जाएं, अदरवाइज ऐसी वेबसाइट पे ना जाएं, ऐसी वेबसाइट पे जाने से बचें। एंड लास्ट हमारे पास कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट। देखिए मैं फिर वही बोलने वाला हूँ कि हमारे पास क्या है, इंडियन लोगों में एक सेफ माइंडसेट की मेंटालिटी अभी तक डेवलप नहीं हुई। हम लोग इसलिए 30,000 का लैपटॉप खरीदते हैं, और 30,000 का या 35,000 का लैपटॉप खरीदने के बाद हम जो वेंडर रहता है जिससे हमने कंप्यूटर जो परचेस जिसने हमको किया है, जिससे हमने परचेस किया है, उससे हम बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं भैया देखिए 30,000 का कंप्यूटर मैंने तो ले लिया, डेस्कटॉप या लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे क्रैक वर्जन का चाहिए। 30,000 आपने लगा दिए मशीन के लिए, लेकिन जो उसके प्राण है, आत्मा है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आप चोरी का चला रहे हैं, क्रैक वर्जन चला रहे हैं, अनसिक्योर चला रहे हैं। तो 3,000 का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है लीगल, जिसको रजिस्टर्ड कॉपी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेन्युइन विंडोज कॉपी, अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट, आई वुड प्रिफर, आई वुड एडवाइज यू दैट प्लीज डू यूज जेन्युइन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लीगल सर्टिफाइड कॉपी, जेन्युइन कॉपी यूज कीजिए। 3,500 से ज्यादा का नहीं पड़ता, 4,000 के अंदर पड़ता है। पर 40,000 का लैपटॉप डेस्कटॉप खरीदने हैं तो हम 4,000 रुपये और खर्चा करने की कैपेसिटी, क्योंकि ये तो सब शरीर है, डिवाइस, मेन आत्मा तो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आत्मा ही हमने चोरी के उधार के लिए रखी। पेन, शरीर तो वैसे ही ऑपरेट करेगा जैसी आत्मा चलेगी, और आत्मा ही सेफ नहीं है तो फिर शरीर का क्या काम है। सो प्लीज मेक श्योर दैट। एक जल्दी से हम चलते हैं क्विक। स्पायरवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, ये भी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अनचाहे आपके डिवाइस में, कंप्यूटर में आ जाते हैं। वंस दे आर कमिंग, हमारे पास कोई अदर वे नहीं है जानने का कि ये हमारे कंप्यूटर में आ चुके हैं, तो ट्राई करें। और ये अभी ऐसे ही मालवेयर की तरह आते हैं, किसी अटैचमेंट के थ्रू, किसी फाइल के थ्रू आ जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए यही है कि हम अननोन जगह पर, अननोन वेबसाइट पे विजिट ना करें, अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। कोई भी अननोन सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, हमको कई बार पॉपअप होते हैं ऐसे मैसेज डेस्कटॉप पे कि आपका ये वाली ऐप का नया अपडेट आ गया है, प्लीज कर लीजिए। प्लीज अवॉइड दैट। सो ये स्पायवेयर सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपके लॉगिन पासवर्ड चुरा सकते हैं, आपके क्रेडेंशियल चुरा सकते हैं, आपके फाइनेंशियल। सो इनसे बचें। इनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये कर कैसे पाते हैं। देखिए जब ये टेक्निक यूज की जाती है मलिशियस सॉफ्टवेयर भेजने की, तो ये हैकर लोग क्या करते हैं, आपको एक साईं बाबा का फोटो भेज दिया, कैलेंडर भेज दिया, कोई अच्छा सा वॉलपेपर, आपकी फेसबुक वॉल पे वो गए और देखा कि आप काफी नेचर के क्लोज हैं, तो कोई सीनरी भेज दी आपको बढ़िया सी माउंटेन की। वो सीनरी में कोई इशू नहीं, लेकिन उसके साथ एक मलिशियस सॉफ्टवेयर अटैच करके भेजा गया है। अब आपके पास तो कोई चांस ही नहीं ऐसा इसको सर्च करने का कि ये मेरे पास जो ये वॉलपेपर आया है, ये सॉन्ग आया है, इसके साथ कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर कैसे देखोगे। तो ये जान करके इस तरह से इस टेक्निक को हम बोलते हैं FUD टेक्निक। FUD का मतलब होता है फुल्ली अनडिटेक्टेबल। इतने होशियारी से भेजा जाता है कि ये जो आपको अटैचमेंट भेजा वो तो सही है, लेकिन उसके साथ एक मलिशियस सॉफ्टवेयर भी भेजा गया है। तो जैसे आप वो डाउनलोड करते हैं, उसको कॉपी करते हैं अपने पीसी में, तो एक कॉपी उस मलिशियस सॉफ्टवेयर की, उस मॉलवेयर की, वायरस की भी आपके सिस्टम में। तो बस एक बार वायरस अंदर गया, आपको बीमार करना धीरे धीरे शुरू करेगा। तो आप ट्राई करें। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर हमको कैसे पता पड़ेगा कोई अटैचमेंट आता है, तो हर बार हम कैसे देखेंगे। तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ। ये वेबसाइट आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, www.virustotal.com। कोई भी अटैचमेंट या कोई भी वेबसाइट अगर आपकी आई है, राइट, आपको देखना है कि ये अटैचमेंट जेन्युइन है कि नहीं है, तो आप क्या करें, URL जो रहती है उस वेबसाइट के ऊपर की, उसको कॉपी करके इस वेबसाइट पे जाकर यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। ये वेबसाइट खुद बता देगी। अच्छा, ये वेबसाइट जब इसको खोलोगे डिटेल, तो आप इस वेबसाइट पे जाके पता चलेगा कि इसमें 20 डिफरेंट एंटीवायरसेस की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन मतलब 20 तरह के वायरस को मारने की जो दवा है,
वो इसके पास है। तो 20 अलग अलग एंटीवायरस की जो डेफिनेशन है, वायरस डेफिनेशन मतलब जो अलग अलग एंटीवायरस ने 20 तरह के वायरस डिफाइन कर रखे हैं, ये उन सारे वायरसों को डिटेक्ट कर लेता है। तो आप वो जो मलिशियस आपकी जो है उस पर जाकर इसको कॉपी करिए, ये खुद बता देगा आपको कि इसमें वायरस है या नहीं है। अगर ये बताता है कि वायरस फ्री, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर वो बताता है कि देयर इज सम मलिशियस अटैचमेंट इन योर यूआरएल, फिर आप उसको कभी भी कॉपी मत करिए। सो दिस इज द वे। एक हमारा रैंसम अटैक होता है, ये स्पेशली कंपनी कॉर्पोरेट्स में बहुत होता है, आपका डेटा चुरा ले जाता है। और कुछ रैंसमवेयर के नाम बता रहा हूँ मैं कि सैम, ल्यूक है, प्योर लॉकर है, जैपलिन है। ये ज़्यादा टेक्निकल में नहीं बताना चाहता, लेकिन हाँ ये इस तरह के कोई नाम आए, मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ। तो इस तरह की कोई यूआरएल या नाम से रिलेटेड मिलता जुलता नाम आए तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं, इन पर जाने से, इन पर क्लिक करने से बचें। अब रैंसमवेयर से बचने का तरीका क्या है? सबसे बड़ी बात वही है कि कोई अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, कोई अनट्रस्टेड मेल आई किसी विश्वास के व्यक्ति ने नहीं भेजी, उसको ओपन नहीं करना है। देन ओनली डाउनलोड फ्रॉम साइट्स यू नो, मैंने वही बताया जो ट्रस्ट, जिसपे HTTP के बाद एस लगा वहीं से, ऑफिशियल वेबसाइट से। देन अवॉइड गिविंग आउट द पर्सनल डेटा। अभी ये बड़ा वेबिनार का बड़ा हम इस अभी पोस्ट कोविड के बाद बड़ा एक बाढ़ से आ गई। सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे वेबिनार्स मतलब सेमिनार्स कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेबिनार, क्योंकि वेब पे कर रहे हैं तो वो वेबिनार का नाम दे दिया हमने उनको। तो ई वर्कशॉप्स की जा रही है, ई मीटिंग की जा रही है। तो जब हम सब लोग ऑनलाइन हैं तो कई बार हमसे बोला जाता है, हमको लिंक भेजी जाती है कि रजिस्टर करने के लिए गूगल फॉर्म है, इस पर लिंक करिए, है ना। तो कई बार आपको इस तरह के फेक मेल भी आएंगी कि कोई हार्वर्ड बी स्कूल या हार्वर्ड या बर्मिंघम यूनिवर्सिटी कोई आपको फ्री ऑफर कर रही कोर्स, और ये आपका एक गूगल का फॉर्म है, इसको भरिए और आपको फ्री रजिस्ट्रेशन है और आपको सर्टिफिकेट विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड। प्लीज मेक श्योर बिफोर यू क्लिक, प्लीज मेक श्योर बिफोर यू एंटर एनी पर्सनल डेटा ऑन दोज फॉर्म्स। ये फिशी लिंक हो सकती है, आपका डेटा स्टिल किया जा सकता है, चुराया जा सकता है। सो कीप योर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड, नेवर यूज अनफेमिलियर यूज। केवल ऐसा नहीं कि ऑनलाइन से चीटिंग होगी, कोई आपका फ्रेंड कोई जो आपका फ्रेंड नहीं है और वो यूएसबी लगाता है आपके वहाँ सिस्टम पे, तो उस पर भी आप एक बार सतर्क रहें, उससे भी वायरस प्रवेश किए जा सकते हैं और मालवेयर डाले जा सकता है आपके पीसी में। तो कहीं अपने डेटा, कहीं पर डेटाबेस में कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो आप थोड़ा सा मेक श्योर करिए कि वो यूज ना हो पाए। देन कीप सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट। हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे आप जाएंगे तो गूगल पे जाके आप MSE टाइप करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट इसेंशियल। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इसेंशियल नाम से एक टूल दे रखा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जाके आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको बहुत सारे दूसरे अटैक से उससे बचाव होता है। इसेंशियल का मतलब है कि जो बहुत जरूरी है आपके लिए, एक तरह का टीका है, हम मान सकते हैं इसको। वैक्सीन फॉर योर पीसी, बैकअप एंड देन द गोल्डन रूल, टेक ऑलवेज बैकअप ऑफ योर डेटा। एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी आप सिर पीटते रह जाएंगे, अगर आपका सिस्टम हैक हो गया, डेटा किसी कीमत पे नहीं आएगा। इसलिए एवरी वीक, ट्वाइस अ वीक आई वुड से, कम से कम हर हफ्ते अपने डेटा का बैकअप किसी और डिवाइस में या एक्सटर्नल ड्राइव में लेते रहिए, ताकि कभी कोई रैंसमवेयर या कुछ अटैक होता है आपके पीसी पे, आपका सिर्फ एक हफ्ते का डेटा जाएगा, बाकी डेटा पूरा सेफ रहेगा। आपकी रिसर्च वर्क हो सकता है, रिसर्च पेपर हो सकते हैं, कोई न्यू इन्वेंशन हो सकती है, नोटिफिकेशन हो सकता है, बहुत सारे एफिलिएशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, तो वो सब चोरी किए हो सकते हैं या किए जा सकते हैं। तो आप बैकअप रखें उसका प्लीज। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है? तो हम इंदौर को बिलोंग करते हैं, वी आर फ्रॉम इंदौर। सो ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ इंदौर पुलिस के, ये मैं एक एक करके थोड़ा सा बताता हूँ आपको। अगर कोई साइबर से रिलेटेड फ्रॉड होता है, सो यू हैव 3 ऑप्शन। फर्स्ट, यू सपोज टू गो एंड कंसल्ट टू द लोकल पुलिस स्टेशन। आपका जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है वहां पे कंसल्ट करिए। देखिए PHQ पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा सारे थानों में व्यवस्था की गई है, एटलीस्ट डेडिकेटेड स्टाफ ऑफ 3 पर्सन इन ईच पुलिस स्टेशन, कि वो साइबर के केस हैंडल करेंगे। वन थिंग।
If you could not find some help from police station, then on 3 police station there is one CSP office available. In each CSP office there is a dedicated staff of 3 person from each police station. हर थाने से एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ऐसे 3 लोगों का स्टाफ हर सीएसपी ऑफिस में है, ओनली टू हैंडल साइबर रिलेटेड केसेस. आप वहां कंसल्ट कर सकते हैं. Out of upper side of that CSP, we have additional SPs. In each additional SP's office, there are staff of 2 to 3 person dedicatedly, or 1 person is dedicatedly looking after the cyber related cases. तो आपकी वहाँ सुनवाई नहीं होती, आप additional SP भी जा सकते हैं. This is the hierarchy. फर्स्ट आपको लोकल पुलिस स्टेशन पे जाना है, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे जहां आप रहते हैं, जिस इलाके में आप रहते हैं. प्रथम विवेचना का अधिकार और कर्तव्य भी उनका ही, तो आपको वहां पर जाना है. अगर आप आउट ऑफ एमपी के बाहर हैं, इंदौर के नहीं है, तो हमारी एक हेल्पलाइन है, तो www.cybercrime.org पे आप जाइए, तो आप वहां से आप कंप्लेन लॉक करा सकते हैं. आपकी आइडेंटिटी भी कॉन्फिडेंशियल गोपनीय रखी जाएगी. वहां से फिर आप हायरार्की है कि जैसे आप www.cybercrime.org पर जाते हो, तो वो सेंट्रल में लॉक होती है. वहां से सेंट्रल हेल्पलाइन है वो पूरे देश की. वहां से स्टेट को आपके जो पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल डीजीपी को आएगी, डीजीपी से फिर आपके जो लोकल आईजी को ट्रांसफर होगी. आईजी, इट इज अप टू हिम whether they supposed to transfer this complaint to a crime branch or additional SP level. तो फिर वही एडिशनल एसपी से पर वही हायर किया, एडिशनल एसपी सीएसपी को कहेंगे, सीएसपी से थाना और फिर विवेचना होगी. एमपी में कुछ होता है तो इंदौर में कुछ होता है, देन आल्सो देयर इज वन हेल्पलाइन indorpolice.org पे आप जा सकते हैं, वहां पर भी जाके लॉक करा सकते हैं कंप्लेंट. पर साइबर केसेस में आई वुड प्रेफर कि आप लोकल पुलिस स्टेशन पे जल्दी जाइए, क्योंकि क्विक एक्शन वहीं से होगा. वहां से भी वही होगा, इंदौर पुलिस से पहले आईजी को जाएगी, आईजी से एडिशनल एसपी, फिर सीएसपी, फिर पुलिस. अल्टीमेटली दैट पुलिस स्टेशन सपोज टू इन्वेस्टिगेट. दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस हायरार्की. इफ यू कुड फाइंड दैट आपका फ्रॉड कुछ बहुत ज्यादा इंटेंसिव है और बहुत ज्यादा उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा, उसकी गहराई, उसकी संवेदनशीलता सेंसिटिव है, यू कुड डायरेक्टली कंप्लेन टू this online app CitizenCop. This is taken care by Indore Crime Branch. This is their baby product, or we can say this is their venture. ये उनकी डेवलप एंड डिजाइन की गई ऐप है. सो आप इंदौर क्राइम ब्रांच की ऐप है CitizenCop, यहाँ पर कंप्लेन लॉक करा सकते हैं, यहाँ से भी आपकी विवेचना और आपका केस पूरा देखा जाएगा. इफ यू वुड लाइक टू गो स्टेट साइबर सेल, 5,000, 10,000 या 50,000 से ऊपर का कुछ केस है, आप चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा आपका लॉस हुआ है, 1-2 लाख रुपए का या और ज्यादा का, कोई डिफेम किया आपको, किसी की इमेज आपकी, फेसबुक फ्रॉड हुआ है या कुछ और हुआ है आपको, देन दिस इज द नंबर ऑफ इंदौर साइबर सेल. ये व्हाट्सएप नंबर है उनका. आप इस पे भी इंदौर के रहने वाले तो यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं. दिस इज साइबर हेल्पलाइन ऑल्सो. सो यू कैन प्लीज रिपोर्ट. आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा एंड उस पर कार्रवाई होगी और उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा. आपको कोई और अपडेट चाहिए साइबर से रिलेटेड, सो आप हमारे पेज से, मेरे पेज पे जुड़ सकते हैं. आप इस पे आके लाइक कर सकते हैं और आपको लेटेस्ट साइबर क्राइम और उसके थ्रेड से रिलेटेड अपडेट्स एवरीडे कुछ ना कुछ आपको टिप्स, साइबर अवेयरनेस टिप्स और उससे बचने के तरीके आपको मिल सकते हैं. तो हम लोग ट्राई करते हैं जैसे एज एंड व्हेन वी गेट अ न्यू अपडेट फ्रॉम द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आई हो, चाहे वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की हो या लोकल पुलिस ने कोई एडवाइजरी हो, तो हम उसको अपडेट करते हैं इस पे. तो आप यहाँ पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं और आपको अपडेट मिलते रहेंगे. सो विद दिस वर्ड्स आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय सेशन. और मैं क्वेश्चन आंसर के लिए श्री सर को बोलूँगा, क्योंकि मैं बोलता जाऊँगा. इससे अच्छा है कि आप कुछ और पूछना चाहते हैं, आप मुझे जीमेल भी कर सकते हैं, लिंक्डइन भी कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टा पे भी आ सकते हैं. माय आईडी इज सेम, गौरव रावल ऑफिशियल. इट्स अप टू यू श्री सर. Yeah, thank you so much, sir. It was very interesting and very appealing. Sir, I just request, can you share few more cyber-related crime, particularly on the social media, maybe like Facebook or WhatsApp-related crime, because the teenagers are more inclined to that particular platform. Right. So can you share few more examples? Right. You have shared good examples of DMart and other one. Right.
सी सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि दिस इज योर सोशल अकाउंट्स, ऑल Yeah. यंग एस्पिरेंट्स। सोशल अकाउंट है, आपके पर्सनल अकाउंट है। अब आपके हु आर योर सर्विस प्रोवाइडर, वेदर इट इज इंस्टाग्राम, वेदर इट इज फेसबुक एंड जीमेल, these are all commercial companies. These companies never came India or here for social service. तो ये कोई कंपनी यहाँ पर समाज सेवा के लिए नहीं आई है। आपसे ना तो व्हाट्सएप ने, ना फेसबुक ने, ना इंस्टाग्राम ने कभी 1 रुपया भी चार्ज किया, नेवर। सो इन कंपनियों का बिजनेस कैसे जनरेट होता होगा? आपने कभी इनका बिजनेस, अपन एक समझते हैं कि कोई कंपनी जिसने पैसा लगाया वो भारत में आई, वो किसी क्लाइंट से सर्विस देने के लिए ना तो जीमेल ने आपसे 1 रुपया मांगा, ना फेसबुक ने मांगा, ना व्हाट्सएप ने मांगा, ना इंस्टाग्राम ने मांगा। ये कंपनियां फिर बिजनेस कहाँ से करती होगी? आपको ना तो व्हाट्सएप पे कोई ऐड आता है, फेसबुक पे कोई ऐड नहीं आता है, आपके पास इंस्टाग्राम पे कोई ऐड नहीं आता, आप पे जीमेल पे कोई ऐड नहीं आता, आता भी है तो स्पैम में आप डिलीट कर देते उसको। तो फिर ये कंपनियां पैसे कहाँ से कमाती होगी? आपने कभी सोचा नहीं? क्या इनकी इनकम का सोर्स होगा आपसे? आपको फ्री सर्विस क्यों दे रही? बिकॉज द मोमेंट यू क्लिक ऑन देयर अकाउंट, आई एग्री, you are telling to them, whether it is Gmail, whether it is Insta, whether it is Facebook, whether it is LinkedIn or any other, that you are agree that your data will be or maybe can be shared to anyone anywhere in the world. इसका मतलब क्या है? जिस क्षण आपने ये अकाउंट क्रिएट किए, उस क्षण जब कंपनी ने आपसे पूछा आई एग्री फाइनल, तब उसका मतलब था आपने ये कहा कि मेरा डेटा, चाहे वो मेरे फोटोग्राफ्स हो, मेरा ऑडियो हो, मेरा वीडियो हो, मेरे फैमिली फोटोग्राफ हो, मेरे बिजनेस फोटोग्राफ हो, जो भी मैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, जीमेल पर, लिंक्डइन पे डाल रहा हूँ, वो कहीं भी कभी भी पूरे विश्व में किसी से भी शेयर किए जा सकते हैं। आपने खुद ने बोला है। नहीं तो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा बच्चे ने कि सर आप बता रहे हो डेटा ब्रीचिंग होती है, फेसबुक से डेटा चोरी होता है, फेसबुक हमारा डेटा चोरी करता है, तो कोई इसके खिलाफ केस क्यों नहीं करता? क्योंकि फेसबुक ने तो आपसे पहले ही पूछा डू यू एग्री। उनकी अगर आपने कभी फेसबुक आईडी बनाने के पहले वो टर्म्स कंडीशन आती है, सर आपने देखा होगा वेरी नैरो फोन्ट्स में होती है वो। मैंने एक बार उसका सोचा था, उसको कॉपी करके वर्ड में पेस्ट किया उसको, और एक नॉर्मल 11 फोन साइज की, आपको पता है सर 82 पेजेस हैं वो, 82 पेज की टर्म्स कंडीशन है, और इतने नैरो अक्षर में इतनी डिटेल में लिखी ही इतनी इसलिए गई है कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रीड। उसको पढ़ने में 5 से 6 घंटे चाहिए, फिर समझना तो और अलग बात है, इतना समय किसी के पास है नहीं। तो हम तो आई एग्री करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम बोलते हैं हमारी आईडी हो गई, हमारा फोटो कहीं किसी ने यूज कर लिया। सो आपके ये पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत अकाउंट है, लेकिन व्यक्तिगत में भी कितना व्यक्तिगत? देयर इज सम लाइन, सम थिन लाइन, हाउ मच पर्सनल। अब आप अपना बेडरूम पूरा शेयर करोगे फेसबुक पर, फेसबुक लाइव में, और आपको तो फेसबुक से पहले ही आप करार करके ही बनाए, आईडी बनी इसी बेस पे कि आपका डेटा शेयर किया जा सकता है, तो आप तो कभी केस कर ही नहीं सकते फेसबुक पे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जितनी भी साइट्स हैं ये कमर्शियल साइट्स हैं, आपसे डेटा मांगती है, वन थिंग। सेकंड, ये कभी नहीं बोलती कि डेटा ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक का मतलब ये नहीं कि फ्रॉड आईडी बनाई, लेकिन जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 जनवरी है, तो मैं 5 जनवरी नहीं लिखता हूँ फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक मेरा आधार कार्ड नहीं बना रही है, फेसबुक मेरा राशन कार्ड, मेरा पैन कार्ड नहीं बनाने बैठा है। वो मुझसे पूछेगा नहीं कि नहीं आपका साहब मिसमैच हो गया, आधार में कोई और डेट थी आपकी, 10th की मार्कशीट में कुछ और DOB आपकी। तो मैं कभी अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं डालता हूँ। आपको कभी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, आपको कभी एक्चुअल डेट ऑफ ईयर के डालने की कोई बाउंडेशन नहीं। 1 साल आगे, वैसे मैं यूजुअली बोलता हूँ जितनी गर्ल्स है वो 2 साल पीछे का ईयर डाल दीजिए, आगे का सॉरी, और बॉयज पीछे का डाल दीजिए। डेट भी ऐसे 1 दिन की 2 दिन की आगे पीछे करके डालना है। इसका फायदा क्या है? देखिए, जब भी कोई फेसबुक अकाउंट हैक होता है, मैंने बताया था जो पासवर्ड क्रैक सॉफ्टवेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर भी कहाँ से करते हैं, उनके पास आपके सोशल अकाउंट्स होते हैं। उस सोशल अकाउंट्स में उन्होंने खोला है डॉक्टर शिरीष पोरवाल, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ लिखी है, एक्चुअल उनका डे लिखा है, ईयर लिखा है,
रेसिडेंस का एड्रेस भी एक्चुअल है, उसमें ये भी लिखा है एक्चुअल कि उनकी लाइकिंग क्या है शिरीष पोरवाल सर की, उसमें ये भी लिखा है शिरीष पोरवाल सर की डिसलाइकिंग क्या है, उनको कौन सा नॉवेल अगाथा क्रिस्टी पसंद है या हैरी पॉटर पसंद है, उसमें ये भी लिखा है उनकी बेस्ट मूवी या जो उनका जो फेवरेट मूवी या फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन है। आपने पूरा दिल खोल के पूरा उसमें भर दिया है सोशल साइट्स पे, जिसकी कतई जरूरत नहीं है। यूज योर प्रूडेंस, यूज योर वाइस माइंड। ये साइट्स आपके डेटा से ही पैसे कमा रही, जो जो आप डालते हो ना उसके बेसिस पे ही प्रोडक्ट डिजाइन होते हैं। तो आपको एक्चुअल डेटा नहीं डालना है, या एक लिमिट तक ही पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी, उसके बाद नहीं करनी। आपको कतई बताने की जरूरत नहीं आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। आपको कतई बताने की जरूरत है आई एम अ चाइल्ड। आपको कतई बताने की जरूरत नहीं वी आर अ सिंगल फैमिली। एक बार फेसबुक तो आगे रह के पूछता आपसे व्हाट इज इन योर माइंड, व्हाट इज इन योर माइंड। आपका झगड़ा आप पेरेंट्स से हो, आप उस पर डाल देते हो पेरेंट्स आर डिस्गस्टिंग। नेचुरली आप अपसेट हो किसी बात पे तो आप कुछ भी लिख दोगे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पे। बट पीपल हु आर जस्ट वॉचिंग यू, जिसको हम बोलते हैं साइबर प्रेडिएटर्स। प्रेडिएटर हम समझते हैं शिकारी, तो साइबर पे साइबर प्रेडिएटर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपका डेटा लेकर ढूंढते हैं, देखते हैं कौन क्या पोस्ट डाल रहा है। आप लोग और हम लोगों के साथ इशू ये है कि वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी विदाउट मैनुअल। व्हाट इट मीन्स, आपने फेसबुक का कभी सेटिंग में जाना की सोची नहीं, किसी ने बताया नहीं। हमारे और अब्रॉड की कंट्री में इशू ये है साइबर क्राइम इंक्रीज होने के लिए। द कंट्री लाइक यूएस, वहां पर 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को साइबर क्राइम उसके कोर्स में सिलेबस का पार्ट है। हमारे वहाँ पीजी लेवल पे भी नहीं है। तो वी डू नॉट नो द डूज एंड डोंट्स ऑफ फेसबुक, वी डू नॉट नो द डूज एंड डोंट्स ऑफ व्हाट्सएप, डूज एंड डोंट्स ऑफ जीमेल, डूज एंड डोंट्स ऑफ सर्फिंग ऑन गूगल, डूज एंड डोंट्स ऑफ डाउनलोडिंग समथिंग। तो हम कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं, तो हमको पता नहीं कि इस पे भी वायलेशन है, ये रूल है। तो हमको अब ये समय आ गया है कि इसको बेसिक कोर्स में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे बच्चे 4 साल के 5 साल के बच्चे जब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हमारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद बहुत समय तक उनके पास डिवाइस रह रहा है, तो वो डिवाइस को वो कैसे यूज करें। दे आर इनोसेंट पीपल, इवन पेरेंट्स आर ऑल्सो इनोसेंट, समटाइम मोर देन इनोसेंट देन द चाइल्ड। उसको तो फिर भी कुछ ऑप्शन पता है, पिता को तो सिर्फ ग्रीन और रेड बटन पता है मोबाइल में, उनको नहीं पता कि इसमें कॉन्फ्रेंसिंग पे 4 लोगों को एक साथ कैसे लेते हैं। सो दिस इज द टाइम to make a cyber drilling in each and every institution, organizations, companies, social groups, societies, to make people more proactive. हमको नियम तो पता हो, आपको पता है फेसबुक पे आईडी बनाने के लिए 13 वर्ष की उम्र है निश्चित की है। अगर आप उससे कम के हैं तो इट इज ऑफेंस। तो आप कैसे करेंगे? तो आपको थोड़ा सा नियम तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सोशल मीडिया पर सारी जानकारी ना डाली जाए। पहली बात, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ना डाली जाए, अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन ना डाली जाए। और नेचुरली जब हम फोटो भी शेयर कर रहे हैं तो ये तो मुझे अपने माइंड यूज करना है ना कि ठीक है मैं अपने बच्चों के साथ मेरे फोटो डाल सकता हूँ, लेकिन किस तरह के, वो भी तो मुझे देखना है। Got it? Shirish sir, next question. Yes, sir. This question from second year student Aparna Pathak. It's also regarding the social media security. She is asking if someone has logged in to his Facebook account from a different device and forget to log out, is it possible that the owner of the device can use the person's account, since the Insta account is logged through Facebook? I hope you understand this. Yes. Okay, sir. What you need to do, that go to your logins in Facebook पे हमारे पास एक सेटिंग होती है। अगर मैं इस पे डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊं तो आपको बता भी सकता हूँ। आप जब फेसबुक में अकाउंट्स पे जाएंगे, मैं जाऊं? Yeah, that will be more clear. Yes. I'll just suppose नया टैब खोलता हूँ।
Sorry. This is my, suppose this is my Facebook page. I need to know who is login with me, मतलब with my account, and in कितने डिवाइस में मेरा अकाउंट लॉगिन है. तो यहाँ ये कॉर्नर पे आप देख रहे हैं फेसबुक के, यहाँ पर इस कॉर्नर पे मैं क्लिक करूंगा, देन ये एक सेटिंग का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर जाना है. एवरीबडी प्लीज लिसन एंड देन सी केयरफुली. यहाँ पर जाकर आपको यहाँ पर लिखा है सिक्योरिटी एंड लॉगिन, राइट. अब सिक्योरिटी और लॉगिन पर जैसे क्लिक करेंगे देन यू विल गेट दिस लिस्ट. यहाँ पर आपको सी मोर पे क्लिक करना है सिक्योरिटी एंड लॉगिन के बाद. देन यहाँ पर अब वो मुझे बता रहा है कि ये 4 डिवाइस में मेरी आईडी लॉगिन है. नेचुरली एक मेरा डेस्कटॉप होगा, लैपटॉप, दूसरा मेरा मोबाइल, तीसरा ये 2 लिनोवो. अब मुझे पता है कि ये लिनोवो मेरे घर के बच्चे का ही डिवाइस है, ये Xiaomi मेरे घर का ही डिवाइस है, ये भी डिवाइस मेरे घर का है, और ये पीसी. अगर यहाँ पर मुझे दिखता है कि अननोन कुछ है तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे यहाँ पर जाना है और सबको लॉग आउट कर देना एक एक करके. इसका फायदा ये होगा कि सारे डिवाइस से मेरा अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा. अब मुझे जब लॉग इन करना है तो मुझे तो अपना पासवर्ड पता ही है, तो यहाँ से इसके थ्रू कई बार हम लोग अननोन प्लेस पे जाते हैं, स्पेशली जब हम वर्कशॉप सेमिनार के लिए आउट ऑफ जाते हैं आउटडोर, तो कई बार हमको किसी दूसरे का पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप यूज करना पड़ता है. सम टाइम ऑटोमेटिकली पासवर्ड सेव हो जाता है. सो यहाँ से लॉगिन जैसे हम लॉग आउट कर देंगे, और लॉग आउट करने के बाद दूसरा आपको एक और चीज करना है कि लॉग आउट करते से ही सबसे पहले ये यहाँ से तो सारे डिवाइस लॉग आउट कीजिए और अपना पासवर्ड बदल दीजिए, ताकि अगर कोई पर्सन को आपका पासवर्ड पता भी हो, सेव भी हो गया हो, तो वो अगली बार आप यहाँ से लॉगिन नहीं कर पाएगा. एनीथिंग एल्स शिरीष सर? Yes, sir. There are a few questions. यस, थोड़ा समय की कमी है पर हाँ आप करिए प्लीज. Yes, sir. Is net banking is safe and means the chip involved in ATM cards? Net banking is safe until unless you are using the application provided by the bank. Okay. जैसे okay. IDBI की बैंक, IDBI का बैंक जो ऐप एप्लीकेशन देता है उसके थ्रू करिए, सेफ है. अगर आप वॉलेट के थ्रू करेंगे देन इट इज रिस्की. Yeah. There is a question from Shivam Dubey. He's asking how much this Google Pay and Paytm, these portals are safe? See, these are the wallets, UPI wallets we Okay. can say. There are 100 UPI wallets available. Even BMAP is also there. PhonePe, Google Pay, but these are not at all safe, because what we observed in the out of this Okay. studying these cases, कि once your device will be hacked, ये इनके Yeah. थ्रू ज्यादा फ्रॉड हो रहा है और इनके सबके सर्वे बाहर है. Okay, yes, yes. Similarly, another student asks, what is account coupling? Is it safe or? The same thing is that Okay. coupling करने में ध्यान रखना पड़ेगा डिवाइस किसके पोजीशन में. Okay, yes. See, if I am Okay. coupling this account with my son or daughter, it is safe. But if that device is on position of another fellow, which is not reliable, then it will be difficult for me. Okay. Sir, you discuss about the gambling in particular at the beginning of this lecture. But in few countries like in Europe, particularly in England, the gambling is legal. So, and even in these leisure days, people are involved in rummy and all this online rummy. So, how these portals are harmful? Can you elaborate this? Same, I'm telling you. These are platform are third-party platform. Third party means party one is one who is developed that software. Party two, if a legal copy I am using. Third party means a cracked software. So the intention of this all sites is not to make you comfortable.
they are providing much services to make your confidence, but ultimate Yeah. goal is to steal your data. So it is Yeah. highly vulnerable because this online. Okay. There's the same case with the PUBG game also. Yes. Most of the people are thinking it's a game. It's not a game, it's an application. Meanwhile, you are talking, you are playing, your voice is heard by someone. And it is a software for surveillance. Okay. You can trace the person that where it is situated. Actually, it is your location device. If it is enabled that anyone can trace you where you are situated, and any crime committed with you with the help of this location tracing. So So, I sir, would yes, yeah, please carry on. I would suggest in Facebook also, please. हमारे पास we all are having that Android phones. Please do Yeah. one thing. Just go to the camera setting of all the Android phones and Yeah. off the geolocation and geo tagging, because by default in all Android phone it is enabled. What will happen if somebody is clicking for photo through that mobile, and that if geo tagging is enabled, anyone can download that photo if immediately you are posting on your wall or your Facebook account, and Yeah. go to the property of that photo and copy that property and paste it in Google Earth, and they may find out your longitude and latitude geolocation. By this, especially girls, please be aware. This is the case. It was a case. Later we will discuss. Abhi to we are running short of time. Okay, We'll sir. discuss the case of Switzerland. This happened with the one girl. Okay. So, sir, all the answers are very satisfying, and it was very good session. And for vote of thanks, I request our coordinator, Dr. Nayak sir, to give the vote of thanks. Dr. Nayak sir, please. शिरीष जी, Yeah. मैं रावल सर से एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक हमारे please. एक स्टूडेंट ने पूछा है कि Yes, जो सोशल साइट पे आपने जो ओरिजिनल जो इंफॉर्मेशन देने के लिए आपने रोका है, उसके पीछे क्या मिसयूज कर सकते हैं, जैसे ओरिजिनल डेटा ऑफ बर्थ है या Sir, let us take example of शिरीष सर. मुझे शिरीष सर के साथ फ्रॉड करना है. शिरीष सर ने अपने डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल डाल रखी फेसबुक पे, वो मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं. मुझे क्या करना है, फेसबुक से उनकी डेट ऑफ बर्थ उठाना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे जाना है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे मुझे पैन कार्ड की कलर्ड फोटोकॉपी चाहिए. वो मुझसे सिर्फ 2 चीज मांगता है, पोरवाल शिरीष और डेट ऑफ बर्थ. पोरवाल शिरीष तो मुझे पता है, सरनेम एंड नेम. डेट ऑफ बर्थ मैंने फेसबुक से उठाई, मैंने डाली. अब शिरीष सर का मेरे स्क्रीन पे पैन कार्ड खुल गया. मुझे उस पैन कार्ड की कलर्ड फोटोकॉपी निकालनी है. इनके फोटो की जगह अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा के एक और कलर्ड फोटोकॉपी निकालनी है. अब फोटो मेरा, पैन कार्ड किसका? शिरीष सर का. अब ये पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगा के मैं एमपी डोमेसाइल का सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ, मूल निवासी का प्रमाण पत्र. अब मेरे पास पोरवाल सर के नाम का डोमेसाइल भी है, पोरवाल सर के नाम का पैन कार्ड भी है, जिसमें फोटो मेरी लगी दोनों में. ये लेके मैं कहीं भी गोवा में बाहर कहीं भी क्राइम कमिट कर सकता हूँ. वो मुझसे कहीं भी जिस होटल में मैं चेक इन होऊंगा, मुझसे मेरे क्रेडेंशियल पूछे जाएंगे. मैं इनको कलर्ड फोटोकॉपी दिखा दूंगा, ये देखिए मेरे पैन कार्ड की फोटोकॉपी आप रख लीजिए. जब मैं चेकआउट होऊंगा, मैं कोई भी क्राइम करके भाग सकता हूँ. हु विल कॉट? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उस एड्रेस पे किसको पकड़ने जाएगी? देयर इज ए प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बाद में पता चलेगा कि वो शिरीष सर नहीं थे, बट मैं तो नहीं पकड़ा जाऊंगा. दिस इज द बिगिनिंग. कहाँ से इसकी? फेसबुक से. सो दैट इज द रीजन. सर एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग गूगल प्ले स्टोर से या कहीं से ऐप कोई डाउनलोड करते हैं और वो हमसे परमिशन मांगता है कि अलाउ फोटोज, अलाउ वीडियो, अलाउ डेटा, ये इसमें मतलब कहाँ रुकना चाहिए या क्या अलाउ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सर मैं वही बोलूंगा कि जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप है, ट्रू कॉलर आपसे मांगता है, आपसे कैम स्कैनर मांगता है. कैम स्कैनर का तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी मना किया है कि कैम स्कैनर चाइनीज ऐप है, इसको बंद करें, इसको ना यूज करें. और अब ट्रू कॉलर देखिए, ये ऐप जब आए थे ये एक तरह की फैसिलिटी थी, बट अब ये कर्ज बन गए. ट्रू कॉलर इसलिए आया था कि हम पता कर पाए किसी का मिस कॉल है, तो कि शिरीष सर वॉज ट्राइंग कोई नए नंबर से, लेकिन वो उनका ही नंबर है, मुझे नहीं पता है.
तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि अच्छा हाँ ये शायद मुझे। पर अब तो क्या हो गया कि ट्रू कॉलर पे नाम ही मैं फ्रॉड रजिस्टर करता हूँ, मैं इंदौर डीआईजी के नाम से अपना नंबर रजिस्टर कर लूँ, तो अब तो उसकी प्रासंगिकता रेलेवेंसी खत्म हो गई ट्रू कॉलर की, क्योंकि अब तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ फ्रॉड ऑप्शंस अवेलेबल। मैं अपना नंबर शीर्ष के नंबर से ट्रू कॉलर पे सेव कर देता हूँ, फोन किसी को भी करूंगा नंबर उनका फ्लैश होगा। सो जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप हैं, ये इंटेंशन इनका फैसिलिटी देना नहीं, इनका इंटेंशन ही, इनका बिजनेस ही आपके डेटा से चलता है। और फिर आपके क्रेडेंशियल अगर चोरी होते हैं तो कोई भी ऐसी ऐप जो आपसे फोटो गैलरी एक्सेस करने की बात करती है, आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस करने की बात करती है, ट्रू कॉलर को अपने को यही बोलना है कि आपको मुझे फैसिलिटी देना हो तो दो, मेरे कॉन्टैक्ट में आपका क्या इंटरेस्ट है। अभी हमने एक इन्वेस्टिगेशन पाया था, 12 लाख यूजर का डेटा पकड़ा है अभी डार्क वेब पे ट्रू कॉलर का, 12 lakhs। तो डेबिट क्रेडिट कार्ड के डेटा भी डार्क वेब पे ऐसे ही जाते हैं, ये थर्ड पार्टी ऐप आपका सेल कर दे रही है डेटा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है, आपका डेटा बेच के पैसा कमा रही है। तो ऐसी कोई भी ऐप यूज करने से बचें, लीगल ऐप यूज करें, जब तक जरूरत ना हो ऐसी ऐप यूज ना करें। Sir, another last question, I believe. The teenagers are downloading app from internet, not from Play Store. Is there any difference? Some people say that it is harmful to download app from internet, particularly on laptop or like this. नहीं ठीक है, if they are downloading that app, that is not an issue, but if that app is accessing, wants to access your permission, want to sync your account, what it means, sync का मतलब ही वही है। Okay. इनका मतलब है कि मैं उधर से उठा लूंगा सारी इन्फॉर्मेशन, आपसे एक एक चीज नहीं पूछ रहा हूँ। Okay. Okay, sir. तो अल्टीमेट गोल इज टू स्टील योर डेटा, सिंपल। Okay, so I request our coordinator, Dr. Pradeep Pradeep, Chauhan, sir. sir, to give the vote of thanks. Please, sir. थैंक यू शरीफ जी। Okay. फर्स्ट मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मिस्टर गौरव रेवाल सर को, कि उन्हें बहुत ही कंसाइज रूप में और बहुत ही शार्ट रूप में जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से है साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में हमारे छात्रों को और हमारे टीचिंग स्टाफ को और जो पार्टिसिपेंट थे उनको बताया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और भी बहुत सारे पुटअप हो रहे थे, लेकिन समय का भी अभाव है। तो मैं मिस्टर गौरव रेवाल सर को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इतने कम समय में बहुत ही अच्छा जो है हम लोगों को जानकारी दी। और इसी संदर्भ में हमारे प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने जो है इस प्रकार के आयोजन के लिए हमें अनुमति प्रदान की। डॉक्टर श्री श्रीवास्तव सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनने इस प्रकार का जो है मोटिवेशनल जो था बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी एक नई चीज़ थी। हम लोग भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए अनभिज्ञ थे, तो मैं डॉक्टर श्री सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर APS चौहान सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर SK नायक सर जो हमारे जो है कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे सेमिनार के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और अंत में मैं उन सभी पार्टिसिपेंट का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनने जो है इतने अच्छे उसमें जो है समय निकाल करके साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी पर जो है एक वेबिनार जो हम अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय में आयोजित किया उसमें जो है हमने भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।